नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 बारे में पूछे गए टोटल 677 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। तो ये सभी विज्ञान के क्वेश्चंस में से आपके पार्ट 7 यानी 1 से लेकर 7 तक टोटल 600 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं इन सभी 7 वीडियोज़ में। ये इसका लास्ट वीडियो या फिर आप पार्ट कह सकते हो जिसमें बचे हुए 77 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। सभी वीडियो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किए गए हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम से अपडेट रहना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए ये जो लास्ट पार्ट है ये कंटिन्यू कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल देखें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस एग्जाम्स की, अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सवाल ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को बूस्ट कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाला है। जैसे कि ये 1 वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, इसी प्रकार 2 वर्ष की वैलिडिटी। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पर ये सेम डैशबोर्ड और इंटरफेस से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और देख सकते हो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर जितने भी स्टेट लेवल है, अन्य जो भी सेंट्रल एग्जाम है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। अंतिम पार्ट है, देखिएगा पहला सवाल, कागज यानी जो पेपर है उसका आविष्कार किसने किया था। कागज का जो आविष्कार है वो चीन के द्वारा किया गया है। चीन में यहाँ पर स्पेशली बात करूँ तो कागज़ का आविष्कार है ये काई लुन के द्वारा, जो हान डायनेस्टी चाइनीज कोर्ट ऑफिशियल है इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर पूछे गए हैं आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आंवला में पाए जाने वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट वन देखिएगा, लघु या फिर जो नीप टाइड होता है वो कब आता है। लघु ज्वार जिसे नीप टाइड बोला जाता है, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाएंगे उस केस में ये लघु ज्वार जिसे नीप टाइड बोला जाता है। और इस वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे, एक सीध में नहीं, इसलिए अलग अलग दिशाओं में आकर यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और अपनी ओर से आकर्षित करते हैं, जिसका रिजल्ट रहता है कि इस समय उत्पन्न जो ज्वार होता है वो औसत से 20% कम ऊंचे होते हैं। इसलिए इसे लघु ज्वार, निम्न ज्वार या फिर नीप टाइड कहा जाता है। इसके विपरीत होता है स्प्रिंग टाइड, जिसे उच्च ज्वार बोला जाता है। जब जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, उस केस में जो ऊंचाई रहती है जल की वो सामान्य से ये ज्वार 20% अधिक होता है। ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, स्प्रिंग टाइड है। और नीप टाइड हो जाएगा जब 90 डिग्री का एंगल बनता है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। अगला सवाल लिखिएगा, मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है। तो कॉपर हो जाएगा। हुमन, मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम जो मेटल है वो कॉपर हो जाएगी। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है ये आपके हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, CaSO4.12H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जिप्सम का यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन में आपके फाइलेरिया दे रखा था, इसलिए ये फाइलेरिया हो जाएगा। बाकी जो मच्छर से काटने के कारण होने वाली बीमारियों में मलेरिया है, डेंगू है, वेस्ट नील वायरस है, चिकनगुनिया है, पीला बुखार, ये सभी मच्छर के काटने से होती है। बात करूं फाइलेरिया की तो ये रोग क्यूलेक्स मच्छर काटने की वजह से होता है। तो फाइलेरियाई, वुचेरियाई, ब्रेंकोपटाई परजीवी के द्वारा ये जो फाइलेरिया बीमारी है हो जाती है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। अगला सवाल देखिएगा, मृदा गठन, विकास और सैद्धांतिक रूपरेखाओं से संबंधित अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो मृदा गठन, विकास और सैद्धांतिक रूपरेखाओं से संबंधित अध्ययन है ये पेडोलॉजी। कौन सी ब्रांच में किया जाता है, पेडोलॉजी में। अगला सवाल, पानी जो H2O है उसका आणविक द्रव्यमान कितना है। पानी का आणविक द्रव्यमान है तो ये 18 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 2 यहाँ पर परमाणु है तो 1 + 1 ये 2, तो ये हो गई। इसके अलावा प्लस आपके ऑक्सीजन के 16 हो जाते हैं, यानी 18 AMU या फिर ग्राम पर मोल हो जाएगा आपके जल का आणविक द्रव्यमान। 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था। 1922 में जो नोबेल प्राइज मिला है, जो जांच की थी उन्होंने परमाणुओं की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरण का अध्ययन किया था, तो नील्स हेनरिक डेविड बोर को, नील्स बोर को ये नोबेल प्राइज 1922 में दिया गया था। अगला सवाल, अकशेरुकी जो प्राणी हैं यानी इनवर्टिब्रेट हैं उनमें कौन सा होता है
जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा अकशेरुकी प्राणी है, इन वर्टिब्रेट कौन सा है इनमें से, आर्थ्रोपोड्स है, स्नेक है, फिश है, ह्यूमन है, निम्न में से अकशेरुकी। तो ये आर्थ्रोपोड हैं, ये अकशेरुक हो जाएंगे। अकशेरुक जो प्राणी हैं उनके कुछ प्रमुख उदाहरण में आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत कीट आ जाएंगे, आपके अर्चिड्स आ जाएंगे, क्रस्टेशियन और माइरोपोड्स इसके अंतर्गत आते हैं। और बात करूं यहाँ पर मोलस्क की, तो मोलस्क में आपके चिटोन, घोंगा, बिलाव्स, स्क्वाइड और ओटोपॉक्स आते हैं। एनिलिडा में केंचुआ और लीची आते हैं। निडेरियम में हाइड्रा और जेली शामिल होते हैं। अकशेरुक प्राणी हैं, इनमें ये आर्थ्रोपोड्स हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर होता है? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या रहती है, तो इसी के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते क्रम में। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? मालवी देश है मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार है। ये मालवी देश जो कि ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है। मलेरिया वैक्सीन का नाम है वो है मॉस्क्यूरिक्स है, RTS इसका नाम हो जाएगा। ये GS की गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। गर्म रक्त किस वर्ग में पाया जाता है? तो वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसमें आपके मैमल्स आ जाते हैं और बर्ड्स आ जाते हैं। जितने भी एविज और मैमल्स हैं उनका रक्त का जो गर्म है रक्त रहता है, जो रक्त का टेम्परेचर है वो गर्म रहता है। तो गर्म रक्त किस वर्ग में पाया जाता है? वार्म ब्लडेड मैमल्स और बर्ड्स में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरण पृथ्वी तक नीचे आने में। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ए ट्री फ्रॉग? ट्री फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्री फ्रॉग की बात करूं तो इसको एक तो कहा जाता है पोलीपेडेट्स और ल्यूकोमास्टेक्स, और अन्य नाम इसका हाइला भी है क्योंकि ये हेलिडी फैमिली से हैं। भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये राना ट्रिगेना हो जाएगा, या फिर इसे होप्लोबसस और टाइग्रिनस भी बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म हो जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर की। सूर्य और पृथ्वी के मध्य एवरेज यहाँ पर 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस रहती है, और इसे एक AU से डिनोट किया जाता है। एक AU में आपको वैल्यू पूछ लें तो 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर हो जाएगा। और जो ये एक AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये जो लेंथ रहती है ये रफली का मतलब है लगभग, ये डिस्टेंस अर्थ और सूर्य के मध्य जो दूरी है वो डिनोट करती है, दर्शाती है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य ओडिशा है। कौन सी अदिश राशि नहीं है इनमें से? अदिश राशि कौन सी नहीं है? बाकी सभी अदिश हैं, बल यहाँ पर सदिश राशि है। तो अदिश में चाल है, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, शक्ति है। इससे पहले सवाल आया था निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो वो शक्ति हो जाएगा। और सदिश राशि कौन सी है? वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, ये सभी सदिश हो जाएगी। स्पेशली वेग, बल, संवेग, त्वरण है, इन सभी को आपको पता होना चाहिए। और चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप वगैरह अदिश है। कार्य भी क्या है? अदिश राशि है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो 4 बल हैं उनमें से सबसे कमजोर बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ग्रेविटी इज द वीकेस्ट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर है। सबसे मजबूत बल कौन सा और सबसे कमजोर कौन सा है? तो मजबूत से कम की ओर देखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बल है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका नाम है। सेकंड स्थान पर है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स तीसरे स्थान पर है। सबसे नीचे है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कौन किया? वो मिरर का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। और जो टॉर्च हो गई, गाड़ियों की हेडलाइट है, दंत रोग विशेषज्ञ हैं वो भी कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो वो भी अवतल दर्पण यूज करते हैं। बाकी कार का जो साइड मिरर रहता है, रियर व्यू मिरर है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी उत्तल दर्पण। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किससे होता है? नींबू में जो साइट्रस कैंकर रोग होता है वो होता है जेंथोमोनस सीटी जीवाणु के कारण। किस बैक्टीरिया के कारण? जेंथोमोनस सीटी जीवाणु के कारण नींबू में साइट्रस कैंकर रोग हो जाता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12 और O6 हो जाएगा। और सुक्रोज में आपको पूछ रहे हैं, इससे पहले सवाल भी पूछा हुआ है NTPC में, सुक्रोज में टोटल कितने कार्बन होते हैं? तो 12 होते हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में ये हो जाएगा C6H12O
6 हो जाएगा। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का है। बाकी जो स्टार्च का रहता है उसमें बहुत से N यहाँ पर ऐड किया हुआ C6H10 और O5 है, और इसके यहाँ पर N कितने भी ये यूनिट हो सकते हैं, इसकी एक चेन बन जाती है। प्रोपेन का सूत्र क्या है, C3H8 हो जाएगा। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8 है। 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन में आपके, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप से। मेथेन में CH4, एथेन में C2H6, ब्यूटेन में C4H10। ये फॉर्मूला CnH2n+2 आपको पता होना चाहिए, जो एल्केन का रहता है। कार्बन 3 है तो एल्केन में आपके 2 से गुणा कीजिएगा, 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा। इस टाइप से अगला सवाल लिखिएगा, ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, ये नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये ग्रहों की गति के नियम है, जो कि सेकंड नियम है। ये ग्रह की क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है। ये केपलर ने दिए थे। ये नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो ये जोहान्स केपलर ने दिए थे 1609 से 1619 के मध्य, और इससे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन बोला जाता है। 3 नियम कौन से, प्रथम है कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट है। इसका मतलब है जो भी सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर, 2 फोकस होते हैं ना, तो एक फोकस पर आपको सूर्य मिलेगा। और सेकंड नियम है जो यहाँ पर पूछा गया था सवाल में, क्षेत्रीय चाल का नियम है, ये लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी है। थर्ड है परिक्रमण काल का नियम। फॉर्मूला ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस सूत्र की बात करें तो 1/f जो फोकस दूरी रहती है बराबर 1/v, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/u बिंब की दूरी। तो ये लेंस का फॉर्मूला। दर्पण का पूछ रहे तो आपको प्लस कर देना है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन है, वो शुगर को कंट्रोल करता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है, जलाशय को जिसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हो जाते हैं तो वो समृद्ध हो जाता है, इसे कहलाता है सुपोषण। क्या कहा जाता है, सुपोषण कहा जाता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से भरपूर एकदम समृद्ध कर देना वो सुपोषण हो जाएगा। और जो ये प्रक्रिया है सुपोषण की, इसमें जो भी जलाशय हैं उसमें पौधे तथा शैवाल का विकास होता है। इसके विपरीत बात करूं, बहुत कम न्यूट्रिएंट यानी बहुत कम पोषक तत्व रहेंगे तो उसे कहेंगे ओलिगोट्रॉफिक है। मीडियम स्तर पर रहेंगे तो इसे मेसोट्रॉफिक कहेंगे, और बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाएगा तो ये सुपोषण हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है। जल में जो भी पिंड ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, उस किस वेग से चल रहा है, ये सभी उसकी डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है। ये उपयोग किसका करती है, सोनार में क्या होता है, तो ये प्राध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल करती है, जिसके द्वारा इन सभी पिंडों की दिशा, दूरी और वेग का पता चलता है। तो ये प्राध्वनिक तरंग है, अल्ट्रासोनिक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जो सोनार में उपयोग की जाती है। एक रडार होती है जो इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि चींटी के डंक को प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है, तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा है NaHCO3 है वो मिक्स किया जाता है। व्हाट इज फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है, प्रथम मानव निर्मित फाइबर है, इसका नाम है रेयॉन है, जो कि 1892 में मानव के द्वारा निर्मित किया गया था। ये पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, ये प्रथम मानव निर्मित फाइबर है, न कि फर्स्ट सिंथेटिक है। प्रथम कृत्रिम फाइबर है वो नाइलॉन है, लेकिन मानव के द्वारा निर्मित है वो रेयॉन है, कृत्रिम नाइलॉन हो जाएगा। और नेचुरल पॉलीमर में सिल्क, वूल है, कॉटन है, जूट वगैरह आ जाते हैं। तो मानव निर्मित फाइबर में रेशम, कपास, ऊन जैसे प्राकृतिक फाइबर से अलग करके ये बनाया जाता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल से लैब में बनते हैं। तो ये इन दोनों में आप अंतर जान सकते हो, जो सिंथेटिक फाइबर है लैब में बनते हैं और मानव निर्मित है रेशम, कपास है, इन सभी प्राकृतिक फाइबर से अलग करके ये बनाया जाता है, जो सबसे पहले रेयान है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है अग्निशामकों के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक हैं उनके लिए जो फायर फाइटर हैं उन हेतु जो आग प्रतिरोधी कपड़े बनाए जाते हैं, किस फाइबर का उसमें उपयोग किया जाता है, तो फायरमैन की यूनिफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर मेलामाइन का उपयोग किया जाता है, किसका, मेलामाइन का। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम है जड़त्व का, सेकंड है संवेग का, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मैग्मा पृथ्वी की किसी परत में पाया जाता है, यानी मैग्मा रहता है पृथ्वी की किस परत में पाया जाता है, तो मेंटल में पाया जाता है। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल, और सबसे भीतर रहती है जो केंद्र में आंतरिक परत है वो आपकी कोर हो जाती है। तो मैग्मा पाया जाता है वो बीच वाली परत जो मेंटल रहती है उसमें पाया जाता है। पृथ्वी
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसे क्रस्ट या भूपट्टी बोला जाता है। मध्यवर्ती मेंटल में अत्यधिक गाढ़ी और सबसे आंतरिक है उसमें भी आपके आउटर कोर है और इनर कोर रहती हैं। कोर है इसमें निकल और लोहा फेरस की प्रधानता रहती है जो सबसे भीतर की परत है। लेयर में जो सबसे अधिक क्या होता है निकल और फेरस होता है, इसलिए इसे निफ्फे भी बोला जाता है। NiFe निकल और फेरस, इसे निफ्फे बोला जाता है। अगला सवाल, किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं? केवल समुद्री जानवर का पूछा है तो जो फाइलम है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके इक्काइनोडर्मेटा है, इसमें केवल समुद्री जानवर होते हैं। मानव खोपड़ी के कुल 28 हड्डियों में से निम्नलिखित भागों में हड्डियों की सही संख्या कितनी है? तो सही संख्या की बात करें तो ये मैंने सही करके बता रहा हूँ मैं। कपाल की हड्डियाँ टोटल जो 28 हड्डियाँ हैं उनमें से कपाल की हड्डी 8 हैं, चेहरे की हड्डियाँ 14 हो गई, और फिर ईयर बोन है जो कान की हड्डियाँ हैं वो 6 हैं। तो 14 और 6 20 और कपाल की हड्डियाँ टोटल 28 हो जाती हैं। और कान की हड्डियाँ में 3 दाएं कान में और 3 बाएं कान में। चीन ने कृत्रिम सूर्य किस विधि के द्वारा विकसित किया है? तो चाइना ने जो कृत्रिम सूर्य है वो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा विकसित किया है। कृत्रिम सूरज की कार्यप्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है और इस दौरान ये 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है कृत्रिम सूर्य, जिसमें परमाणु संलयन है वो विधि का उपयोग किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का, नाभिकीय संलयन का। और परमाणु संलयन है वो वास्तव में सूर्य पर में भी यही क्रिया होती है, परमाणु संलयन की, नाभिकीय संलयन की। और इसी के आधार पर चीन का जो HL2M बनाया गया है, HL2M इस कृत्रिम सूर्य का नाम है। और ये चीन ये कहाँ पर स्थित है कृत्रिम सूरज जिसे HL2M कहा जाता है? तो ये चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। और सूर्य की सरफेस के टेम्परेचर की बात करूं, जो प्राकृतिक एक्चुअल में सूर्य है उसका टेम्परेचर रहता है 5778 केल्विन है उसके सरफेस का। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा मेल सही है? पालक में ऑक्जेलिक है, उसके बाद सिरका में साइट्रिक एसिड है, इमली में एसिटिक है। ये तो गलत दे रखे हैं। पालक में ऑक्जेलिक जरूर पाया जाता है, इसके अलावा ऑक्जेलिक है वो टमाटर में भी पाया जाता है। और सिरका की बात करूं, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक होता है, ना कि एसिटिक होती है। ये दोनों गलत दे रखे हैं। बाकी एसिटिक एसिड है विनेगर में और इमली में टार्ट्रिक होता है। ऑक्जेलिक एसिड वो पालक में और टमाटर में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑक्योर्स इन है, वसा का अधिकांश जो पाचन है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में वसा का अधिकांश पाचन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी जो रक्त वाहिका है वो केशिका है, कैपिलरीज है, ये सबसे छोटी है। अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश का सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? प्रकाश रहता है सबसे पहले नेत्र के किस भाग में? तो कॉर्निया में प्रवेश करता है। कॉर्निया में प्रवेश करने के बाद वो जस्ट उसके बाद पुपिल यानी पुतली से एंटर करता है। और आँख का एक भाग जो आइरिस रहता है उसका क्या काम है? देखिए सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया में, कॉर्निया के बाद यहाँ पर पुपिल से होता हुआ, तो पुतली है, पुपिल है। पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। कितना प्रकाश आगे जाएगा वो आइरिस तय करता है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं? रीढ़ की हड्डी के टोटल 31 पैर होते हैं स्पाइनल नर्व के। और वर्टिब्रे हैं जो ह्यूमन स्पाइन की वो 33 वर्टिब्रे हैं। और स्पाइनल नर्व में टोटल 31 पैर होते हैं। बात करूं वेस्ट मानव शरीर में मेरुदंड अनेक छोटी अस्थियों से निर्मित होती हैं जो कशेरु कहलाती है और जिनकी संख्या टोटल कितनी होती है? वो 26 होती है। न्यूरॉन शाखाओं के रूप में जो संरचना दिखाई गई है उसे क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन है जिस तंत्रिका कोशिका है, ये इसका तंत्रिका कोशिका का चित्र है। जो शाखाओं के रूप में संरचना है, ये जो ब्रांचेज हैं इसको क्या कहा जाता है? तो ये डेंड्राइट कहलाती। क्या ये हिस्सा जो जानकारी प्राप्त करता है डेंड्राइट हो जाएगी शाखाओं के रूप में। न्यूरॉन का वह हिस्सा जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में ट्रैवल करती है ये एक्सॉन हो जाएगा। आप देख सकते हो विद्युत आवेग के रूप में ट्रैवल करती है एक्सॉन। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये जिप्सम को आप गर्म करेंगे 423 केल्विन तापमान पर, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली है आधुनिक विज्ञान के जनक हो जाएंगे। बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया, आधुनिक विज्ञान में जो भारत के जनक है वो कौन है? जगदीश चंद्र बोस को मॉडर्न साइंस इन इंडिया के फादर कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है अर्नेस्ट रदरफोर्ड है न्यूक्लियर फिजिक्स के पिता। अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहें, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है मॉडर्न भौतिकी के जो पिता हैं। फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनियो लेवेजियर है। फादर ऑफ बायोलॉजी है वो एरिस्टोटल है।
अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य और उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी। मानव शरीर का सामान्य जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करूं जो ह्यूमन बॉडी का है वो नॉर्मल रहता है 120 mmHg है, वो सिस्टोलिक है। आपको पूछ रहे डायस्टोलिक कितना होता है, जो कि 80 mmHg या उससे भी कम है, ये डायस्टोलिक हो जाएगा। जो प्रेशर रहता है मानव शरीर का ब्लड प्रेशर है 80 mmHg डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक है 120 mmHg। अब देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है? तो सिस्टोलिक दबाव कब होता है? संकुचन चरण के दौरान धमनी पर लगने वाला अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है। तो हृदय क्या करता है? ब्लड को छोड़ेगा, तो यहाँ पर संकुचन चरण होगा, इसके दौरान क्या होगा? धमनी पर दबाव है वो अधिकतम लगेगा। जब भी ब्लड छोड़ा जाएगा धमनी पर दाब अधिक लगना ही है, तो इसे सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। अधिकतम दाब यहाँ पर नॉर्मल रहता है 120 mmHg का। इसके उल्टा होता है डायस्टोलिक। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान जब रिलैक्स हो जाता है हृदय, उस दौरान धमनियों में जो न्यूनतम दबाव रहता है वो ही डायस्टोलिक दबाव हो जाता है। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 रहता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट कहाँ होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है, संधि है, वो घुटने में रहता है। नी जॉइंट है सबसे बड़ा। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय होता है। ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ह्यूमन बॉडी जो स्टोर करता है ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन फॉर्म में करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन सी विधि है? सूर्य और तारों में ऊपर अपन ने देखा सूर्य में रिएक्शन नाभिक की संलयन होती है, तो ऊर्जा का स्रोत है वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। निम्न में से किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक है? पीएच 4 में सर्वाधिक है। जितनी कम पीएच उतना अधिक हाइड्रोजन आयन, मतलब वो अम्लीय होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कौन सा उदाहरण नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करने वाले कौन से उपकरण है? तो उसमें आपकी एक तो जहाज शिप है, हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है, ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है? किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल यानी ऊपर की ओर जल हो गया, जो भी तरल माध्यम है किसी वस्तु में जो ऊपर की ओर बल लगता है, जो उत्प्लावन बल है, वो उसके द्वारा वो जो भी ऑब्जेक्ट जल में है उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल है, जितना भी वो वस्तु तरल को विस्थापित करेगी हटाएगी उसके भार के इक्वल ये उत्प्लावन बल होता है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनें हो गई, अन्य जो भी चिकित्सकीय उपकरण है उसमें जो समस्थानिक है वो कोबाल्ट यूज होता है। जूल तापन नियम पर कौन सा उपकरण कार्य नहीं करता है? नहीं का पूछा है जूल तापन नियम पर, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाले जो उपकरण है कौन से? जूल तापन नियम पर जूल हीटिंग जो रूल है इसमें जो कार्य करते हैं, विद्युत बल्ब हो गया, इस्त्री है, हीटर है, फ्यूज है, ये सभी इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जूल का तापन नियम कहता है एच जो हीट बराबर I² RT है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन ही विद्युत का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत ऊर्जा जो ऊष्मा में कन्वर्ट होती है वही उसका तापीय प्रभाव है। और जूल का तापन नियम है H बराबर I² RT हो जाएगा। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो इनमें से मधुमेह बीमारी है, डायबिटीज है, इनसे ग्रसित व्यक्ति है वो नेत्रदान कर सकता है। इसके अलावा जो उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, इन सभी से ग्रसित व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। विच ड्रग इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो नाम से स्पष्ट है सूक्ष्म जीव है, माइक्रो जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। एक सवाल भी एनटीपीसी में पूछा गया था कि पेनिसिलिन है ये क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक हो जाएगी। ये सभी एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। तो हो गया सवाल। फिर है कि जौंक किस संघ का जंतु है? जौंक है वो किस संघ का, आपको फाइलम का पूछा है तो एनिलिडिका। किस संघ का है? तो एनिलेडा है, इनका ये जंतु हो जाएगा। जौंक है जिसे लीच ये इंग्लिश में बोला जाता है, ये कौन से किंगडम है? किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया हो जाएगा। जगत कौन सा है? एनिमेलिया है। फाइलम है वो एनेलिडा है। जिस प्रकार जौंक एनेलिडा जो संघ फाइलम है उससे संबंधित है, इसी प्रकार केंचुआ भी एनेलिडा संघ का सदस्य हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन है, ये एक धातु है, अधातु है और कमरे के तापमान पर द्रव है। धातु की बात करें जो कमरे के तापमान पर द्रव है वो पारा हो जाएगी, Hg है। तो ये आप दोनों ही याद होना चाहिए। कमरे के तापमान पर जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है वो तो ब्रोमीन है। धातु पारा Hg और गैलियम Ga है। स्तनधारी के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो 3 चैम्बर हृदय होता है स्तनधारी में, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। तो स्तनधारी में कितने
चैम्बर हृदय होता है। मैमल्स हैं, बर्ड हैं, इनमें 4 चैम्बर हृदय होता है। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, जिसमें 2 एट्रिया यानी 2 आलिंद और 2 निले होते हैं। और स्तनधारी पक्षियों का हृदय 4 कक्षों में होता है। उभयचर का हृदय जो दे रखा था 3 चैम्बर है, वो एम्फीबियन है। उभयचर का हृदय 3 चैम्बर का होता है। मछली का है वो 2 चैम्बर युक्त होता है। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती। क्या किण्वन कहलाती है? प्रकाश की प्रकीर्णन घटना का कौन सा उदाहरण है? तो आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। ये प्रकीर्णन की घटना का प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। जो आकाश का नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है? ये अपवर्तन के कारण। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी एंड सी पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है विटामिन ए, डी, ई और के। तड़ित हैं, जो लाइटनिंग होती है तड़ित। और मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस के द्वारा वायुमंडलीय स्त्रीकरण होता है? नाइट्रोजन गैस के द्वारा वायुमंडलीय स्त्रीकरण होता है। जब मेघ गर्जना होती है, तड़ित वगैरह, तड़ित झंझा, तो वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन N2 है वो ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। जब नाइट्रोजन यौगिक बन जाता है, इसका मतलब उसका स्त्रीकरण हो रहा है। सबसे अधिक सघन धातु कौन सी है? मोस्ट डेंस मेटल है वो कौन सी है? ओस्मियम हो जाएगा, जिसका घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। अंतिम सवाल देखिएगा यहाँ पर, चुंबकीय, अंतिम नहीं, 2 और सवाल हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है वेबर है। मैग्नेटिक इंडक्शन है, प्रेरकत्व है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसका एसआई यूनिट है वो टेस्ला है। अगला सवाल, कौन सी भूकंपीय तरंग है? वो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी भूकंपीय तरंग है? तो अनुप्रस्थ में आपकी हो जाएगी एस वेव है, जो सेकेंडरी वेव एस वेव का मतलब है। और प्राइमरी वेव पी तरंगे है वो अनुदैर्ध्य है, एस वेव है वो अनुप्रस्थ है। पी वेव है वो एस वेव से ज़्यादा तेज होती है। ये सवाल ऊपर आ चुका था। निम्न में से किस पौधे में जल व लवण परिवहन का माध्यम मौजूद होता है? इनमें से किस पौधे में जल व लवण दोनों ही परिवहन कर सकते हैं? कमेंट करके आप बता सकते हो। पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? तो सबसे कम सघन होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। एक्सोस्फीयर है, बाह्य मंडल है, सबसे कम डेंस होगा, लीस्ट डेंस होगा। सबसे अधिक सघन कौन सा? जो सबसे निचला यहाँ पर देख सकते हो ट्रोपोस्फीयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, लास्ट में एक्सोस्फीयर है। तो सबसे अधिक घनत्व है वो ट्रोपोस्फीयर यानी सौर मंडल का रहता है। डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग होता है किडनी। किस कृत्रिम अंग के रूप में? किडनी के रूप में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है इसके स्थान पर। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का जो गुर्दा है, किडनी जिसे वृक्क कह सकते हो, वो सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो ये कृत्रिम अपोन है, डायलिसिस के द्वारा रक्त शोधन का ये विधि हो जाएगी। अगला सवाल, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्ट्रासाउंड है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है कौन सी? इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्रम भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की ओर, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य से सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? रेडियो वेव्स की। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव्स हैं, सबसे अधिक इसकी तरंग दैर्ध्य है। उसके बाद माइक्रोवेव है, और फिर कौन सी हो जाएगी? इंफ्रारेड है, ऑप्टिकल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य है गामा रेज की। अगला सवाल, किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है? किसमें नहीं है? खड़िया दे रखा है, संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर। तो जिप्सम में यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट न होकर सल्फेट है। बाकी इन सभी का फॉर्मूला चौक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, सभी का फॉर्मूला एक ही है। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? दे रखा है डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। कौन है? ये न्यूरॉन का भाग नहीं है। बाकी आप देख सकते हो सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है, न्यूक्लियस, ये सभी न्यूरॉन में आ जाते हैं। जल की स्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। सोडियम कार्बोनेट मिलाने से स्थायी कठोरता दूर की जाती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण है वो अस्थायी कठोरता। और स्थायी कठोरता जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होती है। सोने को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग होता है? अम्लराज, जिसे एक्वा रेजिया बोला जाता है। बहुत बार अम्लराज में आपको पूछा जाता है इसमें क्या अनुपात है। अम्लराज का जो फॉर्म मिक्सर रहता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इनका रेशियो क्या है? तो मोलर रेशियो है जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो 1:3 है। क्या है? 1:3 हो जाएगा। अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया में, जिसका उपयोग सोने को शुद्ध करने में होता है। और बहुत बार पूछा जाता है ये किसका मिक्सचर है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट वन, अफ्रीकी नींद की बीमारी है वो किस मक्खी के काटने से होती है? तो सीसी मक्खी के काटने से अफ्रीकी नींद की बीमारी
हो जाती हैं। अंतिम सवाल, दरों में घर्षण को क्या कहते हैं? दरों में घर्षण को तरल घर्षण है, फ्लूइड फ्रिक्शन बोला जाता है। जैसे कि श्यानता रहती है वो एक प्रकार से दरों में घर्षण है। जब किसी दरों की विभिन्न परतें हैं वो एक दूसरे पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, जो तरल के बहने का विरोध करेगी, जितना ज़्यादा यहाँ पर फिसलेगी वो बहने का विरोध करेगी, वो इसका गुण है, वो श्यानता होता है। उस क्षमता को, बहने के गुण के विरुद्ध को तरल की श्यानता बोला जाता है। तो दरों में घर्षण को तरल घर्षण बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर टोटल आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए 677 साइंस के क्वेश्चंस का ये लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस एफर्ट के लिए लाइक भी कर देना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो है अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में।